भाई जी प्रणाम। निभा कैसे हो? ठीक है। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग इधर किधर से आ रहे हैं? अरे हम लोग गए थे कॉलेज में, अच्छा। और कार्यशाला का आयोजन था संस्कृत भाषा में कैसे रोजगार मिलेंगे, अच्छा। मैंने इस बारे में। ओके ओके। लेकिन हाँ, हुआ ये कि हम लोग हो गए लेट हो गए। लेट हो गए तो तब तक खत्म हो गया था, कुछ पता नहीं चला, तो बस ऐसे ही चलो घूमते घूमते। भाई जी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा यहीं आए हुए हैं काम से। कहाँ है? यहीं इसी शहर में हैं। हम उनको लेकर गार्डन में आते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उस पर आपको वो सारी जानकारी दे देंगे कि संस्कृत के क्षेत्र में जो है रोजगार के क्या साधन है, कैसे क्या आप रोजगार पा सकते हैं, जो कुछ भी हो सारा कुछ आपको बता देंगे। यही तो जानने के लिए हम लोग गए थे, तब तक खत्म हो गया। तो बड़ी अच्छी जानकारी होगी, है ना? हाँ, हाँ, ऐसा कीजिए कि हम 2 मिनट में आते हैं, तो तुम भी घर से बैग रख करके आओ, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। आते हैं, आप बिल्कुल। लेकर के बैठ के रहिए, है ना? बिल्कुल, हम उनको लेकर वहाँ बैठते हैं। हाँ। और आप दोनों आइए। ठीक 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 है, ठीक, ठीक है, चलिए ठीक चलिए है। चलिए। सर हमारे गांव के एक मित्र हैं जो कि संस्कृत भाषा में काफ़ी रुचि रखते हैं और वो संस्कृत की बोली भी बोलना चाहते हैं। लेकिन सर वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर संस्कृत बोलकर, संस्कृत पढ़कर जो है हम रोजगार के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। सर देखिए संजोग से ये आ भी गए हैं। एक बार ये हैं डॉक्टर साहब, संस्कृत के बारे में जो है काफ़ी नॉलेज है सर को, ये विशेषज्ञ हैं। और सर से खुद आप जान लीजिए कि संस्कृत के बारे में आप क्या कर सकते हैं। सर गए थे कार्यशाला में हम लोग, है ना? संस्कृत पर कार्यशाला आयोजित था, लेकिन जैसे गए तो जब तक गए तो हम लोग को विलम्ब हो गया। अब विलम्ब हो गया तो कुछ हमको जानकारी मिली नहीं। उसी में ये मुलाकात बोले कि मुकेश सर आए हुए हैं, है ना, वो कुछ बताएंगे। तो सर आग्रह है ये बताया जाए कि सबसे पहले तरीका है हम संस्कृत बोले। संस्कृत बोल करके सर ये रोजगार के लिए माने कि अर्थ उपार्जन कैसे कर सकते हैं सर, कैसे होगा? देखिए, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है जी जी। और अगर हम संस्कृत में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत में व्याकरण की भी आवश्यकता है और साथ साथ हम उसको बोलेंगे तो और हमें रोजगार मिलेगा। क्योंकि यदि हम संस्कृत के छात्र हैं, यदि संस्कृत में यदि हम विचारों को नहीं व्यक्त कर सकते हैं और अपनी भाषा को अगर हम संस्कृत में नहीं रख सकते हैं तो लोगों की यह धारणा होगी कि ये अपना जीवन को संचारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत बोलकर हम दूसरे को ज्ञान देंगे, प्राचीन भाषा की जानकारी होगी और संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि नासा जो है यह बात को प्रमाणित करता है कि विश्व में सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है और संस्कृत का रोजगार बहुत है। अन्य क्षेत्रों में संस्कृत का रोजगार है और संस्कृत पढ़कर कोई भी बेकार नहीं रह सकता है। अच्छा, यहाँ पढ़ने की बात आ रही है, बोलने की बात आ रही है, तो थोड़ा सा हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि संस्कृत सर माने कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अलावा हम ऐसे सामान्य तौर पर कहाँ सीख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं और कैसे इसको हम आदत में डालें कि हम लोग बोल पाएँ, है ना? ये कैसे होगा? क्योंकि बोलना, लिखना, समझना ये तो अनिवार्य तत्व है रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो ये सुगम हो, इसे अन्य लोग भी जैसे जो जानते हैं, अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कैसे प्राप्त करें सर इसकी जानकारी, कैसे कहाँ जाए? देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही है। जैसे अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है और संस्कृत बोलने के लिए भारतवर्ष में एक संस्था है संस्कृत भारती। तो संस्कृत भारती के द्वारा भी संस्कृत सिखाया जा रहा है। बिहार संस्कृत संजीवन समाज है या सर्वत्र संस्कृतम है, ये सभी संस्थाएं जो है वो भारत में संस्कृत को जने जने गृह गृह करने के लिए प्रयत्नशील है और रोजगारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। और अब पहले वाला स्थिति नहीं है। अगर आप ये देखें तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग है या बिहार लोक सेवा आयोग है या अन्य राज्य सेवा आयोग है, उसमें इसकी भाषा अति सरल है और विषय में भी बहुत कम रखे गए हैं।
लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा क्यों न हो, अगर आप उसमें सफल होकर अच्छा रोजगार यदि प्राप्त करना चाहते हैं जी। तो उसमें इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में यदि आप हिंदी में अपने विचार को रखते हैं तो लोग उतने प्रभावित नहीं होते हैं। अतएव संस्कृत वदनम अति आवश्यकम। लोक सेवा आयोग में रख सकते हैं या राज्य सेवा आयोग में रख सकते हैं, बिहार का रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें थोड़ा सिलेबस है, सरल रूप में सिलेबस है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप सरल सरल शब्दों में अपने विचारों को रखिए। जैसे मम नाम डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा, भवतः नाम किम अस्ति, एतेन प्रकारेण स्वपरिचय तो संस्कृते एव अभवत्। आपको बताते हैं पटना में भी एक अभियान चला है, आधुनिको भव संस्कृतम वद। आप वर्तमान स्थिति में सब रहते हुए भी आप संस्कृत को बोल सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अगर हम समन्वय देखें तो इसको अपनाकर संस्कृत भाषा में रोजगारों को काफ़ी आगे किया जा सकता है और बेरोजगारी दूर हो सकती है। वास्तविकता है कि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं और इसलिए उनकी धारणा है कि संस्कृत में रोजगार नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं, अभी मैं बताया भी कि लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग में तो है ही, इसके अतिरिक्त आपको पीएचडी यदि कर लिए हैं, नेट किए हुए हैं, तो आप उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है। और अगर आप बीएड वगैरह किए हुए हैं, संस्कृत से शास्त्री हैं, देखिए संस्कृत में है तो दो प्रकार की शिक्षा है। एक संस्कृत के आधार पर जैसे मध्यमा है, उपशास्त्री है, शास्त्री है, आचार्य है, तो उससे यदि आप करते हैं तो शिक्षा शास्त्री की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। सर, आचार्य किसे कहते हैं और शास्त्री किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से समझा दीजिए सर। उसमें क्या पढ़ाई करेंगे, संस्कृत में कितना तक पढ़ेंगे तो आचार्य बोलेंगे या शास्त्री बोलेंगे, ऐसे? देखिए आपको मैं बता दूं, शुरू से आप ध्यान दीजिए, एक संस्कृत की अलग पढ़ाई है और संस्कृत के आप लोग सुने होंगे कि संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, और उसमें शुरू से आपको संस्कृत में नामांकन कराना पड़ता है। तो अगर आप मैट्रिक के लेवल पर जैसे सामान्य अगर विद्यालयों में पढ़ते हैं तो मैट्रिक जिसको कहते हैं उसी को हम लोग मध्यमा संस्कृत में कहते हैं। अगर आईए किए तो उसको हम कहते हैं उपशास्त्री, और अगर बीए अगर हम कर लिए तो उसको हम संस्कृत वाले जो ग्रुप से हम चलते हैं उसी का शास्त्री कहा जाता है। और एमए अगर हम सामान्य विषय से, जैसे संस्कृत में हम एमए किए हैं और लोग संस्कृत में करते हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, कोई इतिहास में करते हैं, उसी को यदि आप संस्कृत के विश्वविद्यालयों से यदि आप डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसी को हम आचार्य कहते हैं। और दोनों का सामान्य समकक्ष डिग्री माना जाता है, बराबर को माना जाता है, इसलिए आप दोनों पद्धति से संस्कृत में डिग्री प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट है, अगर आप रोजगार को प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत के आधार पर, तो आपको क्या करना होगा कि आधार मजबूत करना होगा। आधार है व्याकरण, और आप जानते हैं कि व्याकरण का मूल है महेश्वर सूत्र। अगर महेश्वर सूत्र अपन नहीं जानते हैं तो इससे प्रत्याहार का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर प्रत्याहार आप जान जाएंगे तो इसी प्रत्याहार से आपको सूत्र बनता है। जैसे आप जानते हैं इको यण ची, तो ई उ री ली रहेगा, और यण का मतलब यर लव, तो इक का यण हो जाता है। इस प्रकार से मैं यह बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि संस्कृत का आधार मजबूत होना चाहिए। शब्द रूप धातु रूप आपको जानना है, संधि जानना है, उपसर्ग प्रत्यय जानना है। कुछ अगर आधार आपका व्याकरण ठीक रहेगा और साथ साथ आप अनुवाद के लिए देखिए, रचना अनुवाद कौमुदी बहुत सुंदर किताब है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का। भारती भवन की भी आधुनिक संस्कृत व्याकरण जो है, इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसके आधार पर अपना ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बात मैं पुनः बोल देना चाहता हूँ, शुरू में भी मैं बताया था, आपको अपना विचार संस्कृत में रखना होगा और सरल रूप से जो अन्य संस्थाएं संस्कृत बोलने के लिए सिखा रही है उसमें जाकर आपको अपने भाव, क्योंकि भाषा भावाभिव्यक्ति, अगर आप रोजगार संस्कृत के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड अगर कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं संस्कृत में, तो आपको पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर आप बन सकते हैं। और स्कूल में बहुत से संस्कृत के पद हैं,
जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय में बहुत से संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति होती है, अन्य राज्यों के भी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति होती है। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में संस्कृत अन्य विषयों किसी से कम नहीं है, लेकिन इसकी धारणा लोगों में नहीं है, या लोग आधार को मजबूत नहीं करते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज उसके बाद आप जानते हैं कि न केवल भारत में, विदेशों में भी अनुसंधान केंद्र खुले हुए हैं, और 137 देशों में अनुसंधान केंद्र है जहां पर संस्कृत के रिसर्च होते हैं। और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, अनेक देश हैं जहां पर संस्कृत की पढ़ाई होती है, और रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले लोगों को भी अच्छा वेतन दिया जाता है। क्या संस्कृत भाषा से पढ़ाई करने के बाद, संस्कृत भाषा जानने के बाद युवा अगर रोजगार के क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी नौकरी के क्षेत्र में, चाहे वो सेना का हो या अनुसंधान के क्षेत्र में हो, तो क्या उन्हें कोई विशेष छूट मिलती है सर रोजगार प्राप्त करने में? या व्यक्तिगत रोजगार की भी संभावनाएं बनती व्यक्तिगत है? रोजगार की भी क्या कोई संभावनाएं बनती हैं? एक बात यहाँ जान जाइए कि संस्कृत में अन्य विषयों की अपेक्षा लोग कम हैं, तो स्वाभाविक है कि जो संस्कृत के अच्छे जानकार रहेंगे उन्हीं की नियुक्ति होगी। इसलिए इसमें इतिहास की तरह या राजनीति शास्त्र की तरह अधिक से अधिक लोग नहीं हैं। इसलिए आपके कम लोगों में जो कुछ लोग सही सही ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका होगा। जैसे आप जानते हैं कि सेना के क्षेत्र में भी आपको धार्मिक पद पर संस्कृत के ज्ञानी लोगों को नियुक्ति होता है। उसी तरह आपका अन्य बहुत से अनुसंधान है। जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इसमें भी संस्कृत के कार्यक्रम होते रहते हैं, और आप वहाँ भी संस्कृत के आधार पर या 150 के लगभग संस्कृत पत्रिका भी निकलती है। तो आप अपने संस्कृत लेख के द्वारा, आप अपने संस्कृत वाचन के द्वारा उद्घोषक के रूप में अनेक नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप देखते हैं योग दर्शन के जो पतंजलि हैं, आज योग का, रामदेव बाबा के कारण योग जो आज प्रचलन में आ गया है, और योग के आधार पर भी अनेक शिक्षकों की नियुक्ति होती है, और उसमें आपको संस्कृत का होना जरूरी है। तो इस आधार पर हम देखें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार में भी बहुत से अनुवादक लोगों की नियुक्ति होती है। अनुवादक लोगों की है, मान लीजिए कि बहुत से अरबी भाषा में है तो बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, फारसी भाषा में है तो उसके लिए सरल संस्कृत शब्दों को देना पड़ता है। यह वही दे सकता है जो संस्कृत को जानने वाला हो। संस्कृतज्ञों की नियुक्ति होती है, और युवा लोग तो संस्कृत को में बहुत रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। सर, यहाँ दो बातें आती हैं। आप इससे पहले एक चर्चा किए प्रत्याहार के बारे में, तो हम चाहेंगे प्रत्याहार शब्द पे विवेचना दे। दूसरी बातें हम जो अहम है इसमें आ रही है कि एक अगर संस्कृत जानने वाले लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? जो लोग मान लीजिए जो युवा हैं खुद से संस्कृत जान रहे हैं, किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन में कार्य ना करके स्वयं चाहे कि हम इससे कुछ अर्थोपार्जन करें, तो कैसे कर पाएंगे? ये दो प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। प्रत्याहार जो आपने कहा कि प्रत्याहार का निर्माण के क्षेत्र में, उस पर विवेचना करें और कैसे प्राप्त करें। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। एक प्रश्न आपका है जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर डिग्री प्राप्त करके आप अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। जैसे प्रत्याहार जो है, जैसे मान लिया अ ई ऊण एक सूत्र है, महेश्वर सूत्र, रील दृक है, तो दोनों को हम मिला देंगे तो अक एक प्रत्याहार बना। और आप संधि पढ़ेंगे तो अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात समान स्वर जब पास पास रहेगा तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। इसका मतलब कि व्याकरण में जितने सूत्र हैं उन सूत्रों को समझने में आपका प्रत्याहार का बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आपका है कि अगर हम संस्कृत बोलना जान जाते हैं तो इससे हमें रोजगार में कैसे लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आप संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं, सरल रूप से बोलते हैं, संकेत के द्वारा बोलते हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं पढ़ने वाले वे प्रभावित होंगे, और आप उसको सेंटर बनाकर, संस्कृत सेंटर करके, संस्कृत संभाषण केंद्र करके आप उसको कम से कम पैसे में आप उसको जीविका दे सकते हैं, और साथ साथ अपना भी आपको रोजगार मिलेगा और लोगों को आकर्षण भी संस्कृत के प्रति आएगा। आज के युग में देखा जा रहा है, जो आधुनिक युग आया है, संस्कृत जैसे व्यापक जो है बोले जाने वाली भाषा भारत में खास करके, उस जगह आपको अंग्रेजी ले ली है।
अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कहे, रंगमंच पे, मंच पे कहे तो स्थान बना चुकी है। तो ये जानना चाहेंगे इसके पीछे सर क्या मानते हैं और कैसे हम संस्कृत को व्यापक जगह रख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते जी हैं। ये बताइए। देखिए, ये भी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अंग्रेजी यदि हम पढ़ लेते हैं जी। तो हमें रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। जी और एक दिमाग में यह बैठा हुआ है कि संस्कृत के प्रति उतना आकर्षण नहीं है या रोज़गार नहीं है और अंग्रेजी के प्रति है, लेकिन ये धारणा गलत है। संस्कृत में अगर आप जाते हैं तो इसको हम लोग को क्या करना होगा कि एक दूसरे को बताना होगा और समझाना होगा अनेक संस्थाओं के द्वारा कि नहीं, संस्कृत अगर हमारा मजबूत है तो हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत होगी, हमारा देश में एकता होगा, एकता और अखंडता स्थापित होगी। और देश की एकता और अखंडता के लिए, हिंदी की शुद्धता के लिए, धार्मिक ग्रंथों को ज्ञान के लिए और साथ साथ अपना विश्व में परिचय के लिए, भारत, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत विश्व का धर्मगुरु था। तो धर्मगुरु किस आधार पर था? भारतीय संस्कृति के आधार पर। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार संस्कृत का मूल मंत्र है। अगर हम उसको उत्थान करेंगे और आप देखें कि इधर भारत सरकार जो है या अन्य सरकार जो है संस्कृत जागरण के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड में तो द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को ला दिया गया है और अनेक सरकार जो है संस्कृत के लिए कार्य कर रही है। और अब क्या है कि अंग्रेजी के समान अब संस्कृत के भी लोग धारण देने लगे हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि हम लोग संस्कृत पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी हिंदी भी ठीक नहीं रहेगी और पूरे हिंदुस्तान को हम एक सूत्र में बांधने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए भारत की एकता और अखंडता के लिए भी संस्कृत का ज्ञान जरूरी है और संस्कृत को हमें लोगों के बीच में ले जाना होगा, कहना होगा कि नहीं, आप बिना अंग्रेजी के भी यूपीएससी परीक्षा में आ सकते हैं, दूसरी परीक्षाओं में अनेक नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब भारत में अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदी से भी आप जानते हैं कि जब से हिंदी लागू किया गया, बहुत से लोग हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षाओं में आ रहे हैं। उसी प्रकार संस्कृत से भी बहुत से लोग अपने संघ लोक सेवा आयोग में आ रहे हैं। इस समय मैं बता दूं कि जर्मनी में प्रयोगशालाएं हैं, बहुत से संस्कृत में कार्य हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। तो आज विश्व संस्कृत को अपना रहा है। कंप्यूटर के लिए तो सबसे अच्छी भाषा मानी गई है और विश्व की सबसे वैज्ञानिक कंप्यूटर मानी गई है। और जिसके कारण हम देखते हैं पंचतंत्र, हितोपदेश, अनेक कहानियां हैं जो विदेशी भाषाओं में अनुवादित करके पढ़ाई जा रही है। तो अनुवाद के क्षेत्र में अब विश्व संस्कृत को अपना रहा है। और जब दूसरे देश के लोग अपनाते हैं, आप नाम सुने होंगे मैक्स मूलर, विंटरनिट्स, ए.बी. किथ, एम.आर. काले, ये संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो संस्कृतों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं और विश्व मंच पर प्रस्थापित किए हैं कि संस्कृत यदि हम नहीं जाने तो हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। किसी भाषा के मूल में संस्कृत है। जब तक हम संस्कृत नहीं जानेंगे किसी दूसरी भाषा का ज्ञान हमको संभव नहीं है। सर, आचार्य के ऊपर भी कोई ऐसी है उपाधि जो? हाँ, आचार्य के ऊपर आप एमफिल कर सकते हैं, डीलिट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और ये डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिलती है। जैसे मैं खुद पीएचडी किया हुआ हूँ मनु एवं पराशर स्मृति में तुलनात्मक अध्ययन पर और हमें पीएचडी की उपाधि मिली है और तब मैं अपना नाम के आगे डॉक्टर लगाया हूँ, डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा हूँ। तो इस प्रकार से हम देखें कि रोजगार काफ़ी आगे तक गया हुआ है और आज जने जने गृह गृह संस्कृत भाषा है और संस्कृत के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और वह दिन दूरी नहीं कि पुनः भारत विश्व का धर्मगुरु होगा और हमारी संस्कृत भाषा विश्व में फहराएगी और हम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम करके अपना विश्व मंच में संस्कृत को आगे ले आएंगे। क्यों ऐसा है, इस पर अगर हम विचार करें, क्योंकि सहिष्णुता, दया और पूरे लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल मंत्र है। तभी तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत में वेद वगैरह की ऋचाएँ जो हैं वो हमें एक दूसरे को जोड़ती है और हम कहते हैं साथ चलो, साथ बोलो, एक साथ होकर हम अपने जीवन का कल्याण करें और दूसरे का भी कल्याण करें। ईश्वर हमें अपनी योग्यता के अनुसार हमें शक्ति दे ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और हमारे दूसरे को भी योग्यता के अनुसार करें जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। महाशय, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ चूँकि आप आए और काफ़ी अच्छी जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसमें क्या है, अभी हमारे कार्यक्रम में जितने भी ग्रामीण भाई बहन लोग भी जुड़े हुए जी। हैं, उन्हें आप संस्कृत में अर्थोपार्जन के लिए या संस्कृत हेतु क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा बचपन से बच्चे को पढ़ाइए। अगर शुरू से वह पढ़ेगा और कुछ व्यवहार में लाएगा तो धीरे धीरे उसके संस्कृत पर पकड़ होगी, और उसका आधार जब मजबूत हो जाएगा तो वह अच्छे अंकों से आगे बढ़ेगा। और हम कहते हैं कि संस्कृत में अंक भी खूब मिलता है और आपको गणित की तरह अंक मिलता है। इसलिए संस्कृत भाषा से आप अलग नहीं होइए। संस्कृत बहुत सरल भाषा है और यह आपको आगे बढ़ाएगा और अच्छे पद को प्राप्त होगा। कहा गया है, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृत वाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा न कठिन है न क्लिष्ट है। हमें प्रत्येक भारत के लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए और संस्कृत के प्रति दूसरे को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो संस्कृत के प्रति आगे आएँ और इस भाषा को एक ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहिए। सर, आप विभागाध्यक्ष हैं, आप इतनी अच्छी जो है संभाषण सिखाते हैं अपने विद्यार्थियों को, तो सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सर 2 मिनट कुछ सुना सकते हैं सर? हाँ, देखिए, हम लोग जब संस्कृत संभाषण शिविर चलाते हैं या संस्कृत बोलना सिखाते हैं तो उसके बीच में लड़कों को मन लगे उसके लिए हम लोग गीत गुनगुनाते हैं। जैसे देखिए, भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति संभृतम युक्ति संभृतम, शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, मुक्ति साधकम भुक्ति साधकम, मुक्ति साधकम भुक्ति साधकम, मुक्ति भुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम, शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम, मुक्ति युक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। इस गीत में देखिए कौन लोग भारत हैं, कौन किन्हें भारतीय होना चाहिए, भारतीयों का क्या पहचान है, सुंदर रूप में इस गीत में वर्णन है। जय तु भारतम जय तु संस्कृत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया सर। इसके लिए हम सब आपका जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मैं अपने संस्कृत की विशेषता, संस्कृत की में रोजगार की बात को मैं आप लोगों के सामने रखा। तो दर्शकों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। प्यारे ग्रामीण भाइयों बहनों, अगर आप हमें इससे संदर्भित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या आप तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार नमस्कार।